मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है दोस्तों, वो विगत वर्ष के उसके क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं दोस्तों। आप आराम से इसको समझिए और अपने जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपना डाउट को दूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए मिश्रा सर माइनिंग चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट में शेयर करके इस फायदा पहुंचाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और अपने एग्जाम की में पास होने की श्योरिटी को बढ़ाइए दोस्तों। बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 तक मैंने लोड कर दिया था। आज 66 क्वेश्चन मैं सामने आपको रख रहा हूं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग, इसमें से सेलेक्ट करना है कि ए आरएमआर इज इवेल्युएटेड सेपरेटली फॉर ईच रॉक टाइप। प्रत्येक रॉक के लिए हम लोग आरएमआर को अलग अलग सेपरेटली निकालते हैं। हाँ दोस्तों, आप जब अंडरग्राउंड माइन में एक जगह पर अगर कोई सैंडस्टोन पाई जाती है, दूसरी जगह पर आपको बाय द वे सील पा गई है या कोई और इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री सैंडस्टोन छोड़ करके और कोई रॉक पाई गई है, तो हर जगह के लिए हम लोग एवरेज वैसे आरएमआर खदान का निकालते हैं, लेकिन रॉक टाइप अगर बदल जाती है तो आरएमआर को इवेल्युएट अलग से करना ही पड़ता है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट राइट है दोस्तों। अब यहां पर बी नंबर देखिए, इट इज बेस्ड ऑन थिकनेस वेटेड एवरेज। ये जो है थिकनेस, उसकी मोटाई वेटेड एवरेज के आधार पर निकाली जाती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर ए ट्रू, बी फॉल्स कहता है, सी में कहता है ए फॉल्स, बी ट्रू, ए बी और फॉल्स, ई में नन कहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट दोस्तों। ए और बी जो है करेक्ट है, जो कि आरएमआर कहां पर मैं इस वीडियो में अपलोड किया हूं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हूं रेफरेंस के तौर पर, लिंक फॉर प्रीवियस वीडियो फॉर आरएमआर इन मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल। इसमें ये लिंक दी हुई दोस्तों है। इस लिंक में मैं आरएमआर क्या होता है, ये कौन कौन सी पैरामीटर पर डिपेंड करती है, और आरएमआर के आधार पर रूफ रॉक को क्लासिफिकेशन जो की गई है वो क्लासिफिकेशन मैं समझाया हूं दोस्तों। साथ ही जो है आरएमआर का उपयोग जो हम लोग रूफ रॉक लोड निकालने में करते हैं, उसकी फॉर्मूला के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके सामने रखा हूं दोस्तों। इस लिंक को आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है। ए टरबाइन पंप इज डिलीवर्ड A turbine pump is delivered less than specified quantity of water because of टरबाइन पंप जो है पानी की मात्रा कम डिलीवर कर रही है जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उससे, यानी कि पानी मात्रा ये बाहर कम फेंक रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो पिछले वीडियो में आप देखिएगा वो अपलोड कर चुका हूं, डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इम्पेलर यहां पर दिया है दोस्तों। ए नंबर वर्म आउट इम्पेलर जो है वर्म आउट हो गई है, वो पंप जो है बिकम ओल्ड हो गई है, लीकेजेस हो रही है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है सभी कारण हो सकती है दोस्तों पंप को कम पानी मात्रा कम फेंकने के लिए। तो आप यहाँ आंसर डी ऑल ऑफ दिस करते ही टिक लगाते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। अब मैच दी फॉलोइंग कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में। यहाँ पर टाइप ऑफ कंट्रोल एक कॉलम में दी हुई है और दूसरे कॉलम में एग्जांपल ऑफ कंट्रोल दिया हुआ है। तो टाइप ऑफ कंट्रोल में PQRS T ये 5 दिए हुए हैं। उसी तरह से एग्जाम ऑफ कंट्रोल में 1 2 से लेकर 5 तक दिए हुए हैं दोस्तों। अब इसको मैच करना है। देखिए दोस्तों, एलिमिनेशन मतलब होता है मिटाना दोस्तों। एलिमिनेशन हम क्या चीज कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा पहला में दिया है ऑटोमेटिक फायर डैम्प डिटेक्टर, सेफ्टी बेल्ट, यूज ऑफ सरफेस माइनर, शॉप फॉर ड्रैग लाइन, सेपरेट रोड फॉर LMV लाइट मोटर व्हीकल। यहां पर दोस्तों यूज ऑफ सरफेस माइनर जो है, सरफेस माइनर क्या चीज को एलिमिनेट कर दिया है दोस्तों। जो खदान में ब्लास्टिंग होती है ओपन कास्ट माइन में, ये ओपन कास्ट माइन में यूज होने वाले इक्विपमेंट HEMM है दोस्तों, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है सरफेस माइनर, जो कि ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब कि ब्लास्टिंग को खत्म कर दिया है, कोयले को डायरेक्ट काट करके काटने का काम करता है दोस्तों। तो एलिमिनेशन P का 3 जो है आप ऑप्शन में देखिएगा कहां पर आ रही है, तो सी और ई में आ रही है दोस्तों। सी और ई को मैंने यहां पर कट टाइप कर दिया है, देख रहे होंगे आप। अब यहां पर देखिए क्यू में सेपरेशन दिया हुआ है। सेपरेशन यानी कि अलग अलग करना। क्या चीज अलग करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए अलग से एक सेपरेट दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। क्यू का 5 सेपरेट रोड फॉर लाइट मोटर व्हीकल। ओपन कास्ट खदान में जब ट्रैफिक रूल बनती है तो मैनेजर या उनकी टीम जो है एक सेपरेट रोड बनाती है ट्रैफिक रूल के अंदर, वो दर्शाती भी है कि सेपरेट रोड लाइट मोटर व्हीकल के
लिए जो है बनेगी। तो क्यू का जो है आपका कौन सा हो गया, 5 नंबर हो गया। क्यू का 5 आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई पर जा रही है, क्यू का 5 नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा इंजीनियरिंग दिया हुआ है दोस्तों। इंजीनियरिंग किस चीज के लिए हम लोग करते हैं, अगर आपको डाउट हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाउट हो रही है तो पीपीई दे सकते हैं। पीपीई क्या होता है दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सेफ्टी बेल्ट के रूप में यूज करते हैं दोस्तों। तो टी का 2 हो गया, टी का 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग जो है ऑटोमेटिक फायर डैम्प डिटेक्टर होती है दोस्तों। जो गैस है डिटेक्टर वो जो अपने आप स्वयं में डिटेक्ट करती है उसको ऑटोमेटिक फायर डैम्प डिटेक्टर है। ये इंजीनियरिंग के फलस्वरूप ही, तकनीकी के फलस्वरूप ही जो है ये डेवलप हुई है दोस्तों। तो ये इससे कनेक्टेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ड्रैग लाइन का जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हम लोग तैयार करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से ई इज द करेक्ट आंसर ई को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन 69 आपके सामने है। ये कह रहा है कि व्हाट इज अवर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो कितनी है। ए नंबर में पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है देखिए यहाँ पर ए नंबर में कहता है 12 से 18 टाइम्स पर मिनट, बी नंबर में कहता है 10 से 12, सी नंबर में कहता है 12 से 15, डी नंबर में कहता है 25 से 30 और ई नंबर में कहता है नन। तो यहाँ पर दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी आई है वो 1 मिनट में 12 से 20 बार जो है सांस लेती है। तो यहाँ पर 12 से 18 को टिक लगाते हुए आप आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं। एन ओपन कास्ट माइन हैज 17 टन टिपर्स एंड 4.1 क्यूबिक मीटर बैक हो सुटेबल फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम एज पर सीएमआर 2017 सेल बी। 2017 सीएमआर जो है उसके अंतर्गत अगर ओपन कास्ट खान में आप 17 टन का एक टिपर रखे हुए हैं और 4.1 क्यूबिक मीटर का बैक हो यानी कि सॉवेल रखे हुए हैं, तो जो सुटेबल फायर डिटेक्शन और सप्रेशन, जो उपयुक्त जो आग पता करने और बुझाने दबाने वाली जो सिस्टम है उसको आप लागू कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कोल माइंस रेगुलेशन जो 216 है दोस्तों, यहाँ पर 2017 जो रेगुलेशन है उसका जो 216 है उसके दूसरे पॉइंट में आप ध्यान जा रही होगी। पहले उसको पहुंचने के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ए नंबर क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है। सेमी ऑटो एफडीएसएस, एफडीएसएस यानी कि फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम। एफडीएसएस मतलब कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम रिस्पेक्टिवली, यानी कि 17 टन टिपर के लिए फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगा रहे हैं और 4.1 क्यूबिक मीटर बैकहो के लिए ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगा रहे हैं दोस्तों। तो ये सेमी ऑटो टाइप की कहने का प्रयास कर रहा है। बी नंबर कह रहा है दोनों में, बोथ मशीन में जो है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगेगी। सी नंबर में कहता है सेमी ऑटो फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम बोथ मशीन में लगेगी। डी नंबर में कहता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ 10 kg कैपेसिटी इन बोथ में लगेगी। ई में कहता है नन कहता है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों 216 का दूसरा नंबर पॉइंट जो कहता है कि जो अपना डीजीएमएस है, सरकार साहब हैं या फिर जो उस समय प्रेजेंट जो भी डीजीएमएस हैं जो ये तैयार करते हैं कि जो भी एचईएमएम ओपन कास्ट माइन में यूज की जाती है उसमें ऑटोमेटिक टाइप के फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगाई जाएगी और साथ में उसमें आग बुझाने की जो है लगाई जाएगी, एक्सटिंग्विशर भी, सुटेबल एक्सटिंग्विशर भी लगाई जाएगी। ये पॉइंट उसमें कहा गया है 216 के दोष में। लेकिन यहां पर जो ये कंटेंट है इसको डीजीएमएस तैयार करेंगे, रेगुलेशन में दे दिया है। उसके संबंध में जनरल स्टैट्यूटरी रूल 987E जो कि 1 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि उस हर एचईएमएम में जो ओपन कास्ट माइन में यूज होती है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाएंगे, उसके साथ साथ जो है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगाई जाएगी। तो यहां पर इस लाइन को मैं यहां पर मेंशन किया हूं फॉर सेफ्टी फीचर्स इन एचईएमएम के लिए ये पॉइंट दी हुई है रेगुलेशन में और जनरल स्टैट्यूटरी रूल में। और इन ऑल एचईएमएम ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम मेंटेन की जाएगी। तो यहां पर जो बी नंबर है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम दोनों में लगी जाएगी। यहां पर एक्सटिंग्विशर भी लगी रहती है लेकिन 10 kg की वहां चर्चा की नहीं किया है दोस्तों कि दोनों में 10 kg का पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर रहेगा। वहां पर दोनों में ये कहता है कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम होगी। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर कहता है कि
वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ वाइब्रेशन सेवरिटी ऑफ द मशीन। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है दोस्तों? यहां पर ए नंबर में मशीन आरपीएम है, मशीन की स्पीड है जो कि इंजन स्पीड को बताती है। मशीन एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है साउंड की यूनिट को बताती है। एम्पलीट्यूड जो डेसिबल ए ब्रैकेट में आप लिखा हुआ देखते हैं, जैसे कि 85 डेसिबल ए जो है आपकी वार्निंग लिमिट है साउंड की आपके कान के लिए। सी में कहता है डैमेज इन मशीन फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन जब डैमेज हो जाते हैं तो वाइब्रेशन जो है उससे मेजर की जाती है। राइजिंग ऑफ मशीन बॉडी टेम्परेचर, जब मशीन की बॉडी की राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग होती है दोस्तों। तो आप इसमें से, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं 71 नंबर क्वेश्चन को आप इसमें से ऑल कहिएगा या कौन सा कहिएगा, क्योंकि वन ऑफ द सिंपलेस्ट, वन एक चूज करना है दोस्तों। उसको आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। मैं आपके लिए यहां आंसर छोड़ दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 72 आता है दोस्तों। बिफोर काउंटर साइन एनी माइन प्लान द मैनेजर शुड, माइन प्लान में काउंटर साइन करने के पहले मैनेजर क्या करना चाहिए दोस्तों? मैनेजर को गो थ्रू ऑल एंट्रीज मेड ऑन द प्लान सच सर्वे स्टेशन एंड क्वार्टरली सर्वे, यानी कि जो माइन प्लान है उसको सभी एंट्रीज को देखना होगा और जैसे कि सर्वे स्टेशन, क्वार्टरली सर्वे स्टेशन, वो सभी देखना होगा। बी नंबर में सी वेदर क्विक सर्वे हैड बीन कैरिड आउट, चेक सर्वे हैव बीन कैरिड आउट, यानी कि वो देखेंगे कि चेक सर्वे किया हुआ है कि नहीं। यदि किया हुआ है तो कब किया हुआ है और कौन किया हुआ है। सी नंबर में पे अटेंशन टू द थिकनेस ऑफ बैरियर, बैरियर के थिकनेस पर अटेंशन करेंगे व्हाइल वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, जब माइन बाउंड्री के नजदीक पहुंचती है, साथ ही वाटर लॉक्ड के नजदीक पहुंचती है तो बैरियर की थिकनेस पर अटेंशन करेंगे। फिर जो है डी रेंडमली चेक द फील्ड बुक एंड द कंप्यूटेशन शीट, और वो जो है कंप्यूटेशन शीट और फील्ड बुक को रेंडमली चेक करेंगे। सी वेदर द एंट्रीज वेयर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे पर जो किए गए रहते हैं, और जस्ट अलोंग द प्रोजेक्टेड लाइन, और जो है वो प्रोजेक्टेड लाइन को भी जो है ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद जो है माइन प्लान को काउंटर साइन करेंगे दोस्तों। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 72 आंसर ई ऑल को चेक करते हुए अपना वो काउंटर साइन करेंगे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द कनेक्शन व्हिच कॉजेज मैक्सिमम वायलेंस केस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इज कॉल्ड, यानी कि इन्फ्लेमेबल गैस का जो मैक्सिमम वायलेंस केस होता है उसका कारण जो द कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? द कंसंट्रेशन व्हिच कॉजेज मैक्सिमम वायलेंस केस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम वॉल्यूम, यानी पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम नहीं कहते हैं। क्वार्ट्स कंसंट्रेशन ट्रेंगल के अंदर जो है बताता है क्वार्ट्स, जो कि सिल्ड ऑफ एरिया के अंदर की जो हवा है वो एक्सप्लोसिव जो है कि नहीं, रीओपनिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पता करते हैं कि गोफ के अंदर या सील की हुई सील्ड एरिया के अंदर का जो एयर सैंपल है उसके आधार पर कि वो जो है एक्सप्लोसिव जोन के अंदर है, आग बुझी हुई है कि नहीं। ग्राहम्स रेशियो, ग्राहम्स कंसंट्रेशन जो है वो CO बटे O2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बटे ऑक्सीजन होती है जो एयर सैंपल से निकाली गई रहती है, और उसकी सहायता से हम लोग आग की स्थिति का पता करते हैं कि आग बुझी हुई है, प्रथम स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है कि थर्ड स्टेज में है। इसके स्टोकियोमेट्रिक कंसंट्रेशन की सहायता से जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो हमारे रिएक्टेंट रहते हैं, जो दो अवयव जो रिएक्ट करते हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट जो रेशियो है उनकी रिएक्ट हो करके जो नया प्रोडक्ट बनाती है, तो वो रिएक्टेंट का रेशियो, बैलेंस रेशियो पता करने के लिए रहेगा। जैसे कि यहां पर मीथेन गैस और ऑक्सीजन के बीच में जो कंप्लीट कंबस्शन होती है, तो वो कितना रेशियो पर वो दोनों एक दूसरे के साथ जल करके नया कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और वेपर बनाते हैं दोस्तों। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंसंट्रेशन दो अवयवों के बीच का रिएक्शन, जो संतुलित रिएक्शन होती है उसके बीच कंप्लीट कंबस्शन को, कंप्लीट रेशियो को, बैलेंस रेशियो को बताती है दोस्तों। यहाँ पर ई जो है एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन, एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन ही बताती है दोस्तों क्या, इन्फ्लेमेबल गैस की वॉयलेंस केस को। अगर वॉयलेंस केस बन रही है तो यहां पर इन्फ्लेमेबल गैस वॉयलेंस होगी और वो जो है एक्सप्लोजन कराने की संभावना रहेगी। तो यहां पर जो है एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्लीनेस ऑफ ओवरहेड लाइन अबव ग्राउंड वेयर डंपर्स क्रॉस शुड नॉट लेस देन, एक प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, पिछले जो डीजीएमएस के एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूरी ऑप्शंस को नहीं लिखा हूं। तो ओवरहेड लाइन का ग्राउंड के ऊपर जो क्लियरेंस होती है वो 12 मीटर होती है दोस्तों, जैसा कि आपको याद हो रहा होगा। मैं उसकी कट पेस्ट करके वीडियोज भी जो है CEAR 2017 का लोड कर चुका हूं दोस्तों।
अब देखिए क्वेश्चन 75 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। एक्सकेवेटिंग जो लोडिंग मशीन है उसको एक टेबल में दिया हुआ है, एक कॉलम में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टिंग मशीन जो कि 1 से 4 तक दिया हुआ है। इनको मैच करना है दोस्तों। पी से क्यू, पी से एस तक पढ़ते हैं दोस्तों। BWE यानी कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ओपन कास्ट माइन में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन जो आंध्रा में चलती है, ये लिग्नाइट कोयले को निकालने के लिए काम में आती है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर ये इसके साथ क्या लगाई जाती है दोस्तों, माइन टब नहीं लगाई जाती, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर नहीं लगाई जाती, शिफ्टेबल कन्वेयर, ये दोस्तों शिफ्टेबल कन्वेयर जो है BWE के साथ लगाई जाती है। कंटिन्यूअस माइनर के साथ दोस्तों यहां पर क्या लगाई जाती है, शटल कार लगाई जाती है जो 4 नंबर में दिया हुआ है। और आर के जो सीरर है, सीरर के साथ AFC लगाया जाता है दोस्तों, जो कि सीरर लॉन्ग वॉल फेस पर ही जो है आपको AFC के ऊपर बैठ करके कोयले को काटने का काम करता है, आगे पीछे चल करके फेस के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ सीरर आर्मर्ड जो कि R का 2 होगा दोस्तों। LHD जो लोड हॉल डंपर है दोस्तों, वो माइन टब को लोड करने के लिए काम आती है। तो यहां पर देखिएगा आप P का जो है 3 राइट है, और Q का जो है ये देखिएगा तो Q का यहां पर कंटिन्यूअस माइनर जो 4 का है वो शटल कार है, इसलिए ये जो P3 Q4 R का 2 मैच कर सकते हैं। R का जो अंडरमड सीरर का 2 है, तो यहाँ पर B नंबर करेक्ट हो रही है। S का 1 है, S मतलब कि माइन टब है, तो B नंबर राइट आंसर दोस्तों। इसको टिक लगाते हुए आप बुलाते हैं। विनिंग एंड वर्किंग के जितने मेथड ऑफ माइनिंग है, उन मेथड ऑफ माइनिंग के एक एक करके मैं जो है वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोड करने जाऊंगा। उसमें आने वाले इक्विपमेंट्स और उनके सेट क्या होते हैं इक्विपमेंट्स के, वो मेथड में कौन सी टाइप की सपोर्ट लगती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है, कब हम लोग उस मेथड को अप्लाई करते हैं, तो उसका एक मैं एक एक करके वीडियो हर मेथड की बताते जाऊंगा दोस्तों। आप मिश्रा सर माइनिंग चैनल्स को, माइनिंग क्लास को जो है फॉलो करते रहिए। आप डेफिनेटली है कि आप एग्जाम में अपने एग्जाम में पास करेंगे दोस्तों। चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नो ब्लास्टिंग फॉर एनी पर्पज शैल बी डन विद इन ब्लैंक ब्लैंक मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सब स्टेशन और फ्रॉम द इलेक्ट्रिक supply line of over 650 volts in mining leasehold area without written permission of the dash dash। यहाँ पर 2 fill in the blanks दिया हुआ है दोस्तों, और ऑप्शन में भी कॉमा करके 2 आइटम दिए हुए हैं। यहाँ पर कहता है, मीनिंग समझते हैं दोस्तों। नो ब्लास्टिंग ऑफ एनी पर्पज शैल बी डन, कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी जब आप बाउंड्री, किसके बाउंड्री, सब स्टेशन या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन जो 650 वोल्ट है उसके बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर आ जाने पर आप ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का ब्लास्टिंग आप नहीं करेंगे। इन माइनिंग लीजहोल्ड एरिया, किसमें, माइनिंग लीजहोल्ड एरिया में विदाउट रिटन परमिशन, किसके रिटन परमिशन के साथ आप जो है ब्लास्टिंग कर सकते हैं, करना होगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए ए नंबर में 100 मीटर IM इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी नंबर में 300 मीटर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, 500 मीटर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, 300 मीटर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। ई नंबर में 500 मीटर CIM दिया हुआ है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस दिया हुआ है दोस्तों। तो यहां पर मैं कट पेस्ट किया हूं दोस्तों। CEAR 2010 का रेगुलेशन नंबर 65 है जो जनरल क्लियरेंस की बात करता है। यहां पर 5वें नंबर जो उसकी पॉइंट है, इसमें जो है आप देखिएगा कि दिया हुआ है 300 मीटर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की परमिशन से ही उसके अंदर की ब्लास्टिंग करने का काम किया जाएगा। ये आखिरी लाइन है दोस्तों, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसमें ये बात लिखी हुई है। यहां 300 मीटर डार्क लेटर में दिखाई दे रहा होगा, जो कि यही लाइन से ये प्रश्न पूछी हुई दोस्तों है। इसको पढ़ करके आप समझिएगा, देखिएगा। No blasting for any purpose shall be done within 300 meter from the boundary of substation or from the electric supply line of voltage exceeding 650 volt। देखिए दोस्तों, ये सेम लाइन को वहां पर टाइप किया हुआ है, प्रश्न में पूछा हुआ है। और टावर ऑफ सच स्ट्रक्चर विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द ऑनर ऑफ सच सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन के ऑनर का भी परमिशन उसमें चाहिए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के जो ऑनर हैं या टावर स्ट्रक्चर के जो ऑनर हैं उनसे भी रिटन परमिशन लेना होगा। इन केस ऑफ माइनिंग लीजहोल्ड एरिया, अगर माइनिंग लीजहोल्ड एरिया के अंतर्गत है तो विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के रिटन परमिशन के बिना आप उसके अंदर ब्लास्टिंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 हो गई, जिसका आंसर 300 मीटर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर क्वेश्चन 77 देखिए क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग ब्लास्टिंग एलिमेंट विथ द कोरस्पॉन्डिंग इनिशिएटर। ये ब्लास्टिंग एलिमेंट दिया हुआ है कॉलम ए में और इनिशिएटर दिया हुआ है कॉलम बी में।
ब्लास्टिंग एलिमेंट में क्या क्या है दोस्तों, PQRS करके 4 दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, इनिशिएटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को किससे हम लोग ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोडर से करते हैं दोस्तों, तो P का 3 होगा। इसी तरह से सेफ्टी फ्यूज जो होती है वो माचिस से जलाई जाती है दोस्तों, ये होगा Q का 1 होगा। तो देखिए P का आपने कहा 3, P का 3 में B और C है और Q का 1 है, तो Q का 1 ये B और C होने की चांसेस है। इस तरह से आप मैचिंग करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। डिटोनेटिंग फ्यूज जो होती है वो किसके साथ होती है, बूस्टर के साथ लगाई जाती है। तो यहाँ पर डिटोनेटिंग फ्यूज यानी R का 2 होगी, R का 2 जो है C नंबर दिख रही है, S का 4 नॉन कैप सेंसिटिव जो ऑर्डिनरी डिटोनेटर होती है। तो यहाँ पर C नंबर को टिक लगाते हुए आप जो है आगे बढ़िए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 77 कंप्लीट होती है दोस्तों। 78 की ओर आते हैं। देखिए 78 में क्या कहता है, मैक्सिमम कन्वर्जेंस शुड नॉट एक्सीड ब्लैंक डैश मिलीमीटर पर मिनट इन केस ऑफ सैंडस्टोन रूफ एंड मिलीमीटर पर मिनट इन केस ऑफ कोल और सेल रूफ। अंडरग्राउंड माइन में दोस्तों जब सैंडस्टोन की रूफ होती है तो जो कन्वर्जेंस होता है मैक्सिमम कितनी 1 मीटर में होती है, मिलीमीटर में वो बताना है। साथ ही जो है 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर सेल रूफ या कोल रूफ होने पर होती है दोस्तों। यहां पर मैं ये फिर दूसरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में 78 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए दोस्तों और कमेंट करके देखते हैं कि आप इसका प्रश्न आप दे पाते हैं कि नहीं। ये आपके लिए मैं छोड़ करके आपके बढ़ रहा हूं दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द कवेबल रूफ इन डिप्लेरिंग डिस्टिंग ऑफ ए कोल माइन इज 6 मीटर। डिप्लेइंग जैसे मैं अभी इसके पहले की वीडियो में जो 10 मिनट की लगभग वीडियो थी दोस्तों, इसमें मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व किया हूं दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो बना करके। हाइट ऑफ केबल रूफ, डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट का जो हाइट ऑफ केबल रूफ है वो कोल माइन में 6 मीटर है। इफ माइनिंग हाइट जो है 2.5 मीटर है, व्हाट इज द बल्किंग फैक्टर ऑफ द रूफ स्टार्टा। बल्किंग फैक्टर क्या होती है दोस्तों, मैं फिर से शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि बल्किंग फैक्टर जो है आपका, जो आप वॉल्यूम इंसिटिव स्टेट में रहती है वो टूटने के बाद वो फैल जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम बटे में जो इंसिटिव स्टेट में वॉल्यूम है, उन दोनों का रेशियो ही जो है बल्किंग फैक्टर कहलाती है। इससे हम लोग गोफ के हाइट में कितनी ऊंचाई तक जो है गोफ फॉल हो गया और फुली पैक हो जाएगा गोफ हमारा, ये जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफर्ड लोड, रूफ द्वारा ट्रांसफर्ड लोड में से प्रॉप द्वारा कितनी लोड सहन की जा रही है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाती है दोस्तों। जो मैं पिछले वीडियो में 10 मिनट समथिंग का था वो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, उसको समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। गेहूं पिसवाने से लेकर के गोफ के रूफ गिरने तक का बात को समझाते हुए इतनी इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। बल्किंग फैक्टर आपको अवश्य समझ में आएगी। तो यहां पर देखिए उसमें भी आंसर 1.416 आई थी, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ केव्ड रूफ, ऊपर में आफ्टर फॉल निकालते हैं कि जो रूफ रॉक का जो केविंग वाला टोटल वॉल्यूम है उसको निकालते हैं। हाइट ऑफ केवेबल रूफ, जो कि इंस्टीट्यूट हाइट यहां पर नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ केवेबल रूफ होनी चाहिए, जो कि आपको 6 निकाल करके बताया हूं, वहां मैं बोर्ड में अच्छे से समझाया हूं। आप इसको जो है निकाल करके देख सकते हैं। फॉर इंडियन रूफ रॉक वी टेक 1.2 बल्किंग फैक्टर। कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहां तक कि जो इंडियन रॉक की जो बल्किंग फैक्टर है वो 1.2 ली जाती है। यूज ऑफ बल्किंग फैक्टर मैं लिखा हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मिलाई जाती है दोस्तों। तो यहां पर 79 क्वेश्चन कंप्लीट होती है। 80 की ओर आते हैं दोस्तों। देखिए मैं यहां बल्किंग फैक्टर का फिर से जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कट पेस्ट करके रखा हूं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड the support to the load transferred by the roof above on it, it is known as the support resistance, given formula R equals to m बटे k minus 1 del k1 k2 k3। यहाँ पर m जो है वर्किंग थिकनेस है मीटर में, k जो है बल्किंग फैक्टर है, del जो है रूफ रॉक डेंसिटी है टन पर मीटर क्यूब में, k1 जो है टाइप ऑफ सपोर्ट के ऊपर फैक्टर है, जो कि अपना 1 जो है लेते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप के लिए और 1.4 जो है प्रॉप के लिए लेते हैं। k2 जो है गोफ मैनेजमेंट फैक्टर है, जो कि अपना